अभिषेक ने कहा, अरे क्या हो गया? कुछ भी नहीं होता, अपने हाथ हटाओ। मैं कह रहा हूँ ना, क्या तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है? मैं तुम्हारा होने वाला पति हूँ, समझी? मैंने तुम्हें अपनी पत्नी मान लिया है और तुम्हारे साथ 7 जन्मों का साथ है मेरा। हर जन्म में चाहे तुम किसी भी रूप में हो, मैं तुम्हारे साथ साया बनकर रहूँगा और तुम्हें ही अपनाऊँगा। चलो अब अपने हाथ हटाओ। मेरी चीज़ को मुझे देखने से क्यों रोक रही हो? अपना आप मुझसे क्यों छिपा रही हो? अभिषेक की बातों पर मैं शर्मीली सी हंसी हंस रही थी और मजाक में कह रही थी, मैं बिल्कुल भी नहीं दिखाऊंगी। पहले बताओ, कल मुझे पिज़्ज़ा खिलाने ले जाओगे? 3 घंटे तक बिना कोई कॉल अटेंड किए सिर्फ मेरे साथ रहोगे और ये भी वादा करो कि कोई गलत हरकत नहीं करोगे। मुझसे 2 फीट की दूरी पर रहोगे और अच्छी अच्छी बातें करोगे। वीडियो कॉल पर मेरे सामने हंसते हुए अभिषेक बोला, मेरी जान, जब तुम मेरे सामने होती हो तो मैं सब कुछ भूल जाता हूँ। मुझे बस याद रहता है कि तुम सिर्फ मेरी हो। तुम्हारे साथ सब कुछ करना जायज़ है और मैं इसीलिए ये प्यार भरी शरारतें करता भी हूँ, क्योंकि मैंने तुम्हें अपनी पत्नी मान लिया है। लेकिन यार, तुम बहुत ही जालिम चीज़ हो। मुझे कुछ भी करने कब देती हो? हाथ पकड़ने पर ही टोक देती हो, इससे आगे तो जाने ही नहीं देती। तुम्हें क्या पता तुम्हें सामने देखकर मैं खुद को कैसे कंट्रोल करता हूँ। पर अभी मुझे मना मत करो। देखो, मैं बिना किसी नशे के भी तुम्हें देखकर कितना नशे में हो जाता हूँ। दिल करता है बस तुम मेरे पास रहो और मैं तुम्हारे साथ हर हद पार कर जाऊँ। तुम्हें इस हालत में छोड़ दूँ कि तुम मेरे बिना रह ही ना पाओ। अभिषेक की बार बार की ये दिल धड़काने वाली बातें और तारीफ़ें सुनकर मैं अपने आप को रोक नहीं पाई। मेरा भी जी चाहता था कि कोई लड़का मेरी खूबसूरती की तारीफ़ करे और मैं उसे अपना सब कुछ दे दूँ। मैंने अभिषेक के सामने ऐसा ही किया। मैंने वीडियो कॉल पर उसे अपना आप दिखा दिया। वीडियो कॉल पर मैं जिस हालत में थी, उस हालत में देखने का हक सिर्फ और सिर्फ लड़की के पति को होता है और अभिषेक मेरा पति नहीं था। लेकिन मैं अभिषेक को अपना पति मान चुकी थी और इसीलिए उसे अपना सब कुछ दिखा दिया था। मेरी खूबसूरती को देखकर अभिषेक की हालत देखने लायक थी। उसकी तारीफ़ें सुनकर मैं भी खुश होती जा रही थी। अभिषेक का तो बस नहीं चल रहा था कि वो भी मेरे पास आ जाए और मेरे साथ पूरी रात बिताए। लेकिन मैं भूल गई थी, पति कभी अपनी पत्नी को अपमानित नहीं करता, बल्कि उसकी इज्जत की खातिर अपनी जान तक कुर्बान कर देता है। मुझे अब अपने किए पर पछतावा हो रहा था। मैं तो ये भी भूल चुकी थी कि मैं कहाँ खड़ी हूँ। अभिषेक ने जो प्यार के नाम पर मेरे चेहरे पर तमाचा मारा था, उससे मैं सारी ज़िंदगी के लिए शर्मिंदा हो गई थी। मुझे अंदाज़ा भी नहीं था कि अभिषेक मेरे साथ ऐसा भी कर सकता है। मेरे हाथ काँप रहे थे। मुझे लग रहा था कि फ़ोन मेरे हाथों से गिरने वाला है। स्क्रीन पर जो मैसेज चमक रहा था, काश मैं उसे पढ़ने से पहले इस दुनिया से चली जाती। मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे और मुझे अपने आसपास की बिल्कुल भी परवाह नहीं थी कि लोग मुझे देखकर क्या सोचेंगे। स्क्रीन पर एक ही मैसेज था, अगर अपनी इज्जत बचानी है तो चुपचाप 30,000 रुपये इस अकाउंट में भेज दो, वरना तुम जानती हो कि मैं क्या कर सकता हूँ। मैं कुछ पल के लिए चुप थी। मेरे कानों में सिर्फ घंटियों की आवाज़ें आ रही थीं। लेकिन जैसे ही मैंने अपने आसपास लोगों का शोर सुना, मैं घबरा गई और इधर उधर देखने लगी। कई लोग मेरे आसपास खड़े थे। मैं इस समय मार्केट में थी। कुछ लोग मुझे अजीब सी नज़रों से देख रहे थे, लेकिन मैं खुद को सामान बनाए रखने की कोशिश कर रही थी। मेरी आंखों से आंसू रुक नहीं रहे थे। मैं सब्जी लेने आई थी, पर अचानक एक ऑटो वाले को रोका और उसमें बैठ गई। ऑटो ड्राइवर बार बार मुझसे पूछ रहा था, मैडम आपको कहाँ जाना है? लेकिन मुझे याद ही नहीं आ रहा था कि अपने घर का पता कैसे बताऊं। एक पल के लिए तो मैं अपने घर का पता भी भूल गई थी। ड्राइवर मुझे अजीब सी नज़रों से देख रहा था, जैसे जैसे मुझे पागल समझ रहा हो। मैंने घबराते हुए उसे पता बताया, लेकिन तभी मेरे मोबाइल की रिंगटोन बज उठी। व्हाट्सएप पर कई मैसेज आ रहे थे। मेरा दिल घबराने लगा क्योंकि स्क्रीन पर कुछ तस्वीरें फिर से दिखाई देने लगीं। ये वही तस्वीरें थीं जो वीडियो कॉल के दौरान खींची गई थीं। ये मेरी ही तस्वीरें थीं और आज इन तस्वीरों को देखकर मेरी नज़रें ही शर्म से झुक गई थीं। ये मैंने क्या कर दिया था? मुझे अपनी गलती का एहसास हो रहा था। मैंने ऐसा क्यों किया? मैं अभिषेक पर आंख बंद करके भरोसा करती थी। मुझे लगा वो मुझसे शादी करेगा। मैंने उसे अपना पति मान लिया था, लेकिन वो मुझे धोखा देगा, ऐसा मैंने कभी सोचा भी नहीं था। ऑटो मेरे घर के बाहर रुक गया। मैंने जल्दी से पैसे दिए और सीधे अपने कमरे की तरफ चली गई। मेरी माँ, जो सब्जी लाने का इंतजार कर रही थी, मुझे यूँ सीधे कमरे में जाते देखकर कहने लगी, अरे सोनिया, कहाँ जा रही हो और सब्जी कहाँ है? क्या ऑटो में ही भूल आई?
लेकिन तब तक ऑटो जा चुका था और मैं अपने कमरे में बंद हो चुकी थी। मेरी माँ मेरी हालत नहीं समझ पाई। वो कहने लगी, इस लड़की की नज़रें तो देखो। कह भी दिया था कि भाई घर पर नहीं है, किसी ज़रूरी काम से बाहर गया है, फिर भी महारानी घूम फिर कर खाली हाथ वापस आ गई। अब मुझे ही सब्जी लानी पड़ेगी। माँ ये कहकर घर से चली गई और मैं अपने कमरे में जाकर तकिए में मुंह छुपाकर ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। मुझे बार बार अपनी गलती का पछतावा हो रहा था। मैंने सब कुछ प्रेम की भावनाओं में डूबकर किया था, लेकिन अब अपनी ही हालत देखकर मुझे शर्म आ रही थी। मैंने कैसे अभिषेक के कहने पर अपने शरीर के हर पर्दे को हटा दिया था, और आज वही लड़का मुझे ब्लैकमेल कर रहा था। उसने मुझसे 30,000 रुपये मांगे थे, लेकिन मेरे पास कहाँ से आते इतने पैसे। वो कह रहा था कि अगर मैंने उसे पैसे नहीं दिए तो वो मेरी तस्वीरें मेरे भाई को भेज देगा। डरते डरते मैंने फिर से मोबाइल उठाया। अभिषेक ऑनलाइन दिख रहा था। मैंने उसे कॉल किया। कुछ पल बाद उसने कॉल उठा ली। वो हंसते हुए बोला, हाँ सोनिया मेरी जान, क्या कर रही हो? पैसों का इंतजाम हुआ या नहीं? उसका बदला हुआ स्वर सुनकर मैं रो पड़ी। मैंने उससे विनती की कि अभिषेक, अगर ये सब कोई मजाक है तो प्लीज़ अभी बंद कर दो। मुझ में अब और ज़्यादा हिम्मत नहीं है कि मैं ये सब बर्दाश्त करूं। मैं बता नहीं सकती कि इस समय मेरे दिल पर क्या बीत रही है। मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरा दम घुट जाएगा। लेकिन अभिषेक हंसते हुए बोला, अरे तुम तो बहुत भोली हो। तुम्हारी माँ सही कहती हैं, तुम गाय जैसी हो, जिस तरफ ले जाओ उसी तरफ चली जाती हो। लेकिन सुन लो, मैं कोई मजाक नहीं कर रहा। मैं तुमसे रिश्ता इसलिए जोड़ा था ताकि तुम्हें इस्तेमाल कर सकूं। तुम्हारे भाई के पास तो बहुत पैसा है, अगर मैं उससे सीधे मांगता तो अच्छा नहीं लगता। इसीलिए तुम्हें कह रहा हूँ 30,000 रुपये चुपचाप अकाउंट में भेज दो, बाकी जब ज़रूरत होगी तो फिर मांग लूँगा। अभिषेक का ये रूप देखकर मैं और भी ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। मैं उसे समझाने की कोशिश करने लगी कि प्लीज़ ऐसा मत करो, मेरे भाई को जब पता चलेगा तो उन पर क्या बीतेगी। लेकिन वो मेरी एक भी नहीं सुन रहा था। फ़ोन बंद हो गया और मैं सोच में पड़ गई कि 30,000 रुपये कहाँ से लाऊं। मेरे पास केवल 18,000 रुपये थे। मैंने अपनी माँ की अलमारी से 12,000 रुपये निकाले, जो मैंने पहले कभी नहीं किया था। लेकिन इस बार मुझे अपनी इज्जत बचानी थी। मैंने पैसे ट्रांसफ़र कर दिए। शाम को जब भाई घर वापस आए तो वो मेरे लिए कई चीज़ें लेकर आए थे, लेकिन मुझ में कोई भी खुशी नहीं थी। माँ ने मुझसे कहा, इस पागल को सब्जी लेने भेजा था, लेकिन ये बिना सब्जी के लौट आई और अब देखो कैसे मुंह बनाए बैठी है। मेरे भाई ने मेरी हालत देखी और पूछा, क्या हुआ सोनिया, क्या किसी ने तुम्हारे साथ बदतमीजी की है? लेकिन मैं बस सिर हिलाकर कहने लगी, नहीं भाई, कुछ भी नहीं हुआ, मैं ठीक हूँ। उसी समय घर में अभिषेक की आवाज़ गूंजी, अरे देखो मैं आ गया। उसका नाम सुनते ही मेरे चेहरे के रंग बदल गए। पहले अभिषेक के नाम पर मेरा चेहरा गुलनार हो जाया करता था। दिल की धड़कनें तेज रफ्तार से भागने लगती थीं और मैं दौड़कर अभिषेक के दीदार के लिए पहुंच जाती थी। लेकिन आज मेरे दिल में सिर्फ और सिर्फ उसके लिए नफरत के भाव थे। मेरे दिल ने दुआ की, काश अभिषेक को इसी पल मौत आ जाए। मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। मैंने तो इस इंसान को अपना सब कुछ मान लिया था, सच्ची मोहब्बत की थी उससे, लेकिन उसने मुझे बहुत बड़ा धोखा दिया था। मेरी इज्जत नीलाम होने की कगार पर थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं उसे कैसे बचाऊं, क्योंकि वो एक बार मुझसे पैसे ले चुका था और आगे भी पैसे लेने की नीयत रखता था। मैं कहाँ से बार बार उसे पैसे देती और ना देने की सूरत में वो मुझे बदनाम कर देता। मेरे पास सिवाय मरने या फिर अभिषेक के मरने की दुआएं मांगने के अलावा कोई दूसरा चारा नहीं था। मेरा भाई अभिषेक से गले मिल रहा था और मैं बस उसे देखते हुए खुद को संभालने की कोशिश कर रही थी। दोनों काफ़ी देर तक एक दूसरे को गले लगाए खड़े रहे और फिर मेरी माँ भी अभिषेक को अपने बेटे जैसा ही मानती थी। वो भी अभिषेक से बहुत अच्छे से मिली। जब अभिषेक हमेशा की तरह मुझसे मिलने लगा तो मैंने नज़रें झुका लीं। मन तो कर रहा था उसका कॉलर पकड़ कर पूछूं, ये सब क्या है, लेकिन उसे देखकर मुझे आज घिन आ रही थी। भाई ने कहा, अरे ऐसे क्यों खड़ी हो, जाओ जल्दी से खाना लगाओ, बहुत भूख लगी है। अब तो मेरा जिगर भी आ गया है, दोनों मिलकर खाना खाएंगे। मैंने कहा, भाई मुझे भूख नहीं है, लेकिन पंकज भैया ने ज़बरदस्ती मुझे अपने सामने बिठा लिया। अभिषेक बिल्कुल सामने बैठा था। मुझे ना चाहते हुए भी खाना खाना पड़ा, लेकिन अभिषेक बार बार टेबल के नीचे से अपने पैर से मेरे पैर को मार रहा था। मैं जितना भी अपना पैर पीछे करने की कोशिश करती, वो फिर भी रुका नहीं था। पहले कभी उसकी ये हरकतें मुझे अच्छी लगती थीं, पर आज बुरी लग रही थी। मैंने थोड़ा सा ही खाना खाया और फिर उठकर अपने कमरे में चली गई। ऐसा लगा जैसे अचानक आसमान टूट पड़ा हो। मेरे लिए इस सब पर यकीन करना बेहद मुश्किल था। अगर मैं अपने भाई को सच बता देती
कि उसके दोस्त ने मेरे साथ ये सब किया है तो मेरा भाई तो मुझे जान से ही मार देता। पंकज भैया ने अपने दोस्त के साथ जो भी करना था वो करना था, लेकिन मेरे साथ जो होता मैं शायद ही मर जाती। मेरी आंखों से नींद उड़ चुकी थी और अब भी सबके सामने मासूमियत का ढोंग रचाए अभिषेक मेरी माँ और भाई के साथ बैठकर बातें कर रहा था। मुझे उससे घिन महसूस हो रही थी। मैं उसे क्या समझती थी और वो क्या निकला। अगले दिन जब मैं कॉलेज जाने लगी तो मेरे भाई की गाड़ी खराब हो गई थी। उसी वक्त अभिषेक भी अपनी कार की चाबी उंगली पर घुमाते हुए वहां आ गया। एक मधुर धुन गुनगुनाते हुए बोला, अरे शुक्र है तो मुझे यहीं मिल गया। मैंने सोचा क्यों ना आज साथ में चलें, बड़ा मूड है कि साथ में लंच करेंगे और तुझसे कुछ खास बातें भी करनी है। अभिषेक मुझे पूरी तरह नज़रअंदाज किए हुए था, जबकि मैं उसके प्यार में पागल लड़की सोच सोच कर परेशान हो रही थी कि उसने मेरा कैसा इस्तेमाल किया और कैसे मैं उसका पर्दाफाश करूं। पंकज भैया ने जब अभिषेक को देखा तो बोले, अरे शुक्र है तू आ गया। देख यार, मेरी गाड़ी का टायर पंचर हो गया है और सोनिया को भी कॉलेज छोड़ना है। अगर पहले पंचर लगवाने गया तो इसका कॉलेज लेट हो जाएगा। मैं कहने लगी, कोई बात नहीं भैया, मैं रिक्शे से चली जाऊंगी। लेकिन अगले ही पल अभिषेक बोला, अरे तुम ऑटो में क्यों परेशान होती फिरोगी, मैं हूँ ना, मैं तुम्हें अपनी गाड़ी में तुम्हारे कॉलेज तक आराम से छोड़ दूंगा। अगर तुम्हारे पंकज भैया को कोई आपत्ति ना हो तो। मेरा तो दिल मानो किसी ने मुट्ठी में जकड़ लिया हो। अगले ही पल पंकज भैया हंसते हुए बोले, हाँ हाँ क्यों नहीं, जैसे सोनिया मेरी बहन है वैसे ही तुम्हारी भी तो है। और मेरे तो गाल लाल हो गए थे। भैया क्या समझते थे अभिषेक को और वो क्या निकला। अभिषेक कहने लगा, मैं सोनिया को छोड़ देता हूँ और तुम भी साथ आ जाओ तो मैं भी ऑफिस छोड़ता जाऊँगा, फिर देखते हैं टायर का क्या करना है। इस तरह मैं और भैया दोनों ही अभिषेक की कार में बैठकर जाने लगे। रास्ते भर भी दोनों आपस में बातें करते रहे। भैया का ऑफिस मेरे कॉलेज से पहले आता था। भैया पहले ही उतर चुके थे और अब गाड़ी में मैं और अभिषेक अकेले रह गए थे। यहाँ से मेरा कॉलेज 5 मिनट की दूरी पर था, लेकिन ये 5 मिनट भी मुझे बहुत ज़्यादा लग रहे थे। मैंने अभिषेक से कहा, गाड़ी यहीं पर रोक दो, मैं टैक्सी से चली जाऊँगी। लेकिन वो बड़ी बेहयाई से अपनी गर्दन पर हाथ फेर कर एक बेहुदा गाना गाड़ी में चला चुका था और कहने लगा, क्यों स्वीटहार्ट, मैं हूँ ना, तुम तो मेरी जान हो, मेरा जिगर हो, मेरा सब कुछ हो, मेरे जान से प्यारे दोस्त की इकलौती खूबसूरत और जवान बहन हो। भला मैं तुम्हें कैसे जाने दे सकता हूँ। कभी जो मैं उसकी इन बातों पर पिघल जाया करती थी, आज उसके ये शब्द सुनकर मुझे घिन आ रही थी, उससे गहरी नफरत हो रही थी। मुझसे सहन नहीं हुआ तो मैं रोने लगी। मैंने कहा, अभिषेक मुझे सच में यकीन नहीं हो रहा कि तुम मेरे साथ ऐसा भी कर सकते हो। पिछले 1.5 साल से हमारा रिश्ता है। धीरे धीरे तुम मुझे यहाँ तक ले आए कि मैंने तुम्हारे सामने अपनी सारी शर्मो हया छोड़ दी, और अब जब मैंने तुम्हारे साथ सब कुछ कर लिया, तुम्हें पति मानकर, तो तुमने मुझे धोखा दे दिया। एक बार भी तुम्हें मुझ पर तरस नहीं आया। मैं तुम पर अंधा विश्वास करती थी। मुझे पता था कि मेरी बातें अभिषेक पर कोई असर नहीं करेंगी, क्योंकि वो उन लड़कों में से था जो लड़कियों से मतलब निकालते हैं। मेरा भाई तो कुछ काम धंधा करता था, अभिषेक भी एक कंपनी में जॉब करता था, लेकिन शायद उसकी सैलरी इतनी कम थी कि उसकी इच्छाएं पूरी नहीं हो पाती थीं। मैं किसी भी तरह से अपने शिकवे गिले कहकर अभिषेक को ये बात जताना चाहती थी कि उसने मेरे साथ बहुत गलत किया। वो अपनी हरकतों से बाज आ जाए और मुझे परेशान करना छोड़ दे, मगर उस पर कोई असर नहीं था। वो बार बार गंदी नज़रों से मुझे देख रहा था और कहता, तुम्हारे हुस्न पर ही तो मर मिटा हूँ। मेरा काम ही लड़कियों को टिश्यू पेपर की तरह इस्तेमाल करके फेंक देना है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। बस चुपचाप मेरी बात मानती रहो और मैं अपनी जुबान बंद रखूँगा, वरना तुम्हें पता है कि तुम्हारा भाई मुझ पर कितना विश्वास करता है। अगर मैंने उसे बता दिया कि तुम्हारी बहन मुझे आधी रात को अपनी ऐसी ऐसी तस्वीरें भेजकर फुसलाने की कोशिश करती है, तो तुम्हारा भाई मुझ पर ज़्यादा भरोसा करेगा। मैं चुप हो गई थी। इसके बाद अभिषेक ने मुझसे कई बार पैसे मांगे। मेरे भाई जो मुझे पॉकेट मनी देते थे, वो सारे पैसे मैं अभिषेक को देती थी। कभी 10,000, कभी 20,000, तो कभी 40,000 मांग लेता, और मैं अपनी माँ के पैसे चुराकर अभिषेक को देती रही ताकि वो मेरे राज को राज ही रखे। मैं बस यही दुआ करती थी कि मुझ में इतना आत्मविश्वास आ जाए कि सारा सच मैं अपने भाई या माँ को बता दूँ, या फिर अभिषेक ही मर जाए। और इसी बीच मेरा एक रिश्ता आया। मेरी माँ की जानने वाली एक औरत ने मुझे अपने बेटे के लिए पसंद कर लिया था। जैसे ही मेरी पढ़ाई पूरी हुई तो संजना आंटी ने अपने बेटे का रिश्ता मेरे लिए दे दिया। लड़का बहुत अच्छा और शरीफ था। मेरी माँ और भाई उसकी तारीफ करते नहीं थकते थे, लेकिन मैं तो ऐसे विश्वास की चोट खाए बैठी थी
कि मुझे हर मर्द धोखेबाज और मक्कार लगता था। मैंने अपनी माँ से साफ कह दिया कि आपको जो भी मेरे लिए ठीक लगे वही करें, बाकी जो मेरे नसीब में होगा वही होगा। जल्दी ही मेरी राज के साथ सगाई हो गई। जिस पल मैं राज से पहली बार मिली, एक पल के लिए सारी परेशानी और नाराज़गी मेरे दिमाग से निकल गई थी। मैं खुश थी। सगाई का फंक्शन बहुत धूमधाम से हुआ था। मेरा भाई और मेरी माँ बहुत खुश थे। राज का नंबर भी उसकी बहन ने मुझे दे दिया था। ये तो अच्छा हुआ कि उन दिनों अभिषेक यहाँ मौजूद नहीं था, वरना पता नहीं क्या कुछ करता। पिछले 1 महीने से उसने मुझसे बात करने की कोशिश भी नहीं की थी और ना ही मुझसे पैसे मांगे थे। फिर जब मेरी बात राज से होने लगी तो वो सच में राज एक अच्छा लड़का निकला। कभी कभी सोचती थी कि राज को अभिषेक के बारे में सब कुछ बता दूं, कि मेरा एक बॉयफ्रेंड था जिसने मेरे साथ गलत किया, लेकिन फिर चुप हो जाती कि कहीं राज मेरी सच्चाई जानकर मुझे छोड़ न दे। सच्चा प्यार क्या होता है ये राज से मिलने के बाद मुझे पता चला, लेकिन अपने प्रेमी को सच्चाई से दूर रखना भी तो गलत था। मैंने खुद को समझा लिया कि अभिषेक अब मेरे और राज के बीच नहीं आएगा। हाँ, मैंने सोच लिया था कि राज को ढके छिपे शब्दों में ज़रूर बता दूंगी कि उसकी ज़िंदगी में शामिल होने से पहले मेरी ज़िंदगी में एक और लड़का था जिसके साथ मेरा ब्रेकअप हो गया। जब मैंने राज को बताया तो उसने मेरे होंठों पर उंगली रख दी और कहा, बस मुझे इससे ज़्यादा एक शब्द भी नहीं सुनना। मैं तुम्हें अपनी होने वाली पत्नी मानता हूँ। मैंने तुमसे सगाई की है और तुमसे शादी करने वाला हूँ। और आज जब तुमने सच्चाई मुझे अपने मुँह से बता दी है तो इससे आगे मैं कुछ भी सुनना नहीं चाहता। तुम चाहती तो मुझे धोखे में भी रख सकती थी, लेकिन यही तुम्हारी वफादारी है कि तुमने मुझे कुछ भी नहीं छुपाया। देखो, पास्ट सबका होता है, मुझसे तुम्हारे अतीत का कोई लेना देना नहीं। जब मैं तुम्हारी ज़िंदगी में शामिल हो गया हूँ तो बस तुम मेरे साथ वफादार रहना। उस वक्त राज अपने माँ बाप के साथ हमारे घर आया हुआ था और हम दोनों गैलरी में खड़े एक दूसरे के बेहद करीब होकर बातें कर रहे थे कि उसी पल अभिषेक घर में दाखिल हुआ। जब वो लॉन्ज में आया तो सामने की ही राहदारी में उसने हमें देख लिया था। उसके चेहरे की उड़ी हुई रंगत देखने लायक थी। उसी पल जब मेरी माँ ने उसे बताया कि ये सोनिया के ससुराल वाले हैं और उसे राज से भी मिलवाया, तो ना जाने क्यों उसके चेहरे की गंभीरता देखकर मुझे घबराहट होने लगी। वे लोग तो वहाँ से चले गए, लेकिन अभिषेक सारी रात बार बार मुझे कॉल करता रहा। उस समय मैं राज से भी बात कर रही थी। मैं उसकी कॉल बार बार काटने लगी। जब बार बार तंग करने लगा तो मैंने उसकी कॉल उठाई और कहा, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। चले क्यों नहीं जाते मेरी ज़िंदगी से? मेरी ज़िंदगी के साथ क्यों खेल रहे हो? लेकिन वो कहने लगा, चुपचाप कॉल उठाओ वरना अच्छा नहीं होगा। जब मैंने बात की तो वो बोला, बहुत शौक है ना तुम्हें सगाई करने का? मैं सिर्फ 1 महीने के लिए दूसरे शहर किया गया, तुमने तो सगाई कर ली। मेरे होते हुए किसी और मर्द को अपनी ज़िंदगी में शामिल कर रही हो। जानती हो, अगर मैं तुम्हारी वो वीडियो कॉल पर की हुई मोहब्बत से भरी बातें तुम्हारे होने वाले पति को सुना दूं तो क्या होगा? अरे वो तो क्या, कोई भी शरीफ लड़का तुम्हें पत्नी बनाने के लिए तैयार नहीं होगा। बचोगी तो सिर्फ और सिर्फ मुझ जैसे स्वार्थी और वासना के पुजारी के साथ। मेरे अलावा तुम किसी और के लायक नहीं रहोगी। मेरी ज़िंदगी में भी सम्मान का कभी स्थान नहीं पा सकोगी। सिर्फ और सिर्फ मेरी रखेल बनकर रहोगी। मेरे चेहरे का रंग बिल्कुल पीला पड़ चुका था, रगों में खून सूख गया था। वो कहने लगा, तुम्हें इतनी आसानी से नहीं छोड़ने वाला मैं। चुपचाप इस रिश्ते से इनकार कर दो, वरना ऐसा करूँगा कि मरते दम तक याद रखोगी। मैंने अभिषेक को साफ साफ कह दिया कि मैं राज से ही शादी करूँगी। तुम जो करो वो कर सकते हो। जवाब में उसने कहा, अच्छा, बड़ी हिम्मत आ गई है। चलो तुम्हारी सारी वीडियो तुम्हारे भाई के नंबर पर भेज देता हूँ और कहता हूँ कि तुम्हारी बहन राज को पसंद नहीं करती, बल्कि मुझे फुसलाने के लिए अपनी ऐसी ऐसी वीडियो भेजती है ताकि मैं उसके जाल में फंस जाऊँ। सुबह उठते ही जाकर इस रिश्ते से इनकार कर देना, समझी? वरना तुम्हारी ये वीडियो तुम्हारे भाई तक ही नहीं बल्कि पूरे मुंबई में वायरल कर दूंगा। और हाँ, कल शाम तक मुझे 50,000 रुपये भी इसी नंबर पर भेज देना। समझ रही हो ना? इतना कहकर उसने कॉल बंद कर दी और मेरा दिल सूखे पत्ते की तरह कांप रहा था। अगर राज को पता चल जाता तो क्या होता? भाई को सच पता चलता तो उनके दिल पर क्या गुजरती? मैंने सोचा यही बेहतर है कि मैं राज की ज़िंदगी ख़राब ना करूं और ना मेरी। मुझे इस रिश्ते से इनकार ही कर देना चाहिए। लेकिन अगली ही सुबह राज के घर वाले शादी की तारीख फिक्स करने के लिए आ चुके थे और फिर अगले ही हफ्ते की तारीख तय हो गई। शादी की तैयारियां शुरू हो चुकी थीं। मुझे इतना समय ही नहीं मिला कि मैं मोबाइल उठा पाती। पंकज भैया ने अभिषेक को वो शादी की तैयारियों के लिए बुला लिया था और वो तो मौका ढूंढ रहा था किसी तरह मुझसे अकेले में
बात करने का, जिससे कि मुझे आकर धमका सके, लेकिन मैं उसकी पकड़ में नहीं आई थी। मैं बस यही दुआ कर रही थी कि राज के साथ मेरी शादी बिना किसी समस्या के हो जाए। और फिर मेरी और राज की शादी हो गई। राज के साथ विदा होकर मैं अपनी ससुराल आ गई। फूलों से सजा हुआ बेड जिस पर मैं बैठी हुई थी, पूरा कमरा ही खूबसूरती से सजाया गया था। मेरा दिल बहुत ज़ोर से धड़क रहा था। मैं राज का इंतज़ार कर रही थी कि तभी मेरे मोबाइल की रिंगटोन बजने लगी। मैंने नंबर देखा तो ये अभिषेक का ही नंबर था। सुबह से मैं उसके 4 नंबर ब्लॉक कर चुकी थी और अब वो फिर से एक नए नंबर से कॉल कर रहा था। जब मैंने ये कॉल भी काट दी और नंबर ब्लॉक करने लगी तो अचानक मेरे सिम पर एक मैसेज आया कि व्हाट्सअप ऑन करो, तुम्हारे लिए गिफ्ट है। जैसे ही मैंने व्हाट्सअप ऑन किया, मेरी बेपर्दा तस्वीरें अभिषेक ने अपने साथ जोड़ रखी थीं। उसने कहा, ये सारी तस्वीरें मैं तुम्हारे पति के नंबर पर भेज रहा हूँ। मैं उससे मिन्नतें करने लगी, उसकी और पंकज भैया की दोस्ती के हवाले देने लगी। काश मैं शादी से पहले ही पंकज भैया को सब कुछ बता देती। अब क्या होगा, कहीं मेरी नई ज़िंदगी शुरू होने से पहले ही राज ने मुझे छोड़ दिया तो। मैं रोते हुए अभिषेक की मिन्नतें कर रही थी, लेकिन वो कहने लगा, एक शर्त पर मैं तुम्हारे पति को ये सब कुछ नहीं बताऊंगा। अगर तुम शादी के बाद भी मेरे साथ संबंध रखो और मुझे वैसे ही पैसे देती रहो। आखिर को तुम्हारा पति भी तो बहुत अमीर है, और अगर कभी मैं तुमसे मिलने के लिए कहूँ तो मायके का बहाना लगाकर मुझसे मिलने आओ और मेरी रातें रंगीन करो। समझ रही हो ना, वरना मैं तुम्हारी ज़िंदगी बर्बाद कर दूंगा। मैं इन बातों में उलझी हुई थी और कब मेरे पास राज आकर खड़े हो गए मुझे पता ही नहीं चला। स्क्रीन पर चमकते हुए मैसेज को वो देख चुके थे। अगले ही पल उन्होंने आगे बढ़कर मेरा मोबाइल छीन लिया और कहा, ये सब क्या है सोनिया। मैं फूट फूट कर रोने लगी और कहा, मैंने आपको आधी बात बताई थी, ये लड़का मेरे भाई का दोस्त है। और फिर इसके बाद जो भी बात थी मैंने वो सब सच्चाई राज को बता दी कि मैं और अभिषेक आपस में प्यार करने लगे थे। मैं तो अभिषेक को दिल से चाहती थी, लेकिन अभिषेक मेरे साथ धोखा कर रहा था। वो सिर्फ मेरे शरीर को पाना चाहता था, लेकिन मैं किसी भी तरह उसके झांसे में नहीं आ रही थी। और जब मैं उसके झांसे में नहीं आई तो उसने वीडियो कॉल पर मुझे अपनी बातों में उलझाकर मेरी ऐसी तस्वीरें ले लीं और मुझे ब्लैकमेल करने लगा। मेरे साथ नाजायज़ रिश्ता बनाने की बात करता है और मुझसे पैसे भी मांगता है। मेरी सारी बातें सुनकर राज कहने लगे, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया, अपने भाई को क्यों नहीं बताया, अपनी माँ को क्यों नहीं बताया, चुप क्यों रही। मैं रोते हुए कहने लगी, मुझे डर था, भैया को अभिषेक पर बहुत भरोसा था, उनके दिल पर क्या गुजरती। और अभिषेक ने पहले ही कह दिया था कि वो मेरे भाई को अपनी बातों में फुसलाकर मुझे ही गलत साबित कर देगा। मुझे डर था कि कहीं भाई मुझे जान से ही ना मार दें, और मैं आपसे इसलिए डर रही थी कि कहीं आप मुझे तलाक न दे दें, मुझे छोड़ न दें। लेकिन मेरी नादानी का नतीजा अब मुझे भुगतना पड़ रहा है। मैंने राज के सामने हाथ जोड़ दिए, लेकिन उन्होंने मेरे हाथ पकड़ कर कहा, तुमने जो कुछ किया वो गलत था, लेकिन उससे भी बड़ी गलती ये थी कि तुम इतने महीनों तक चुप रहीं, तुमने अपने भाई को सच्चाई नहीं बताई। इतना कहकर वो मेरा मोबाइल लेकर बाहर चले गए। पूरी रात मेरी घबराहट में कटी, मेरा बुरा हाल था। न जाने राज वापस आएंगे तो क्या करेंगे। आखिर वे गए तो कहाँ गए, कहीं मेरी माँ और भाई से लड़ने तो नहीं चले गए कि आपने कैसी बदचलन लड़की को मेरे पल्ले बांध दिया है। अगले दिन राज वापस लौट कर आए थे। चेहरे पर थोड़ी थकावट थी। मुझे देखकर मुस्कुराए और मेरे पास आकर बैठ गए। कहने लगे, तुम्हारे सारे दुखों का इलाज मैं कर आया हूँ, अब तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मैं फिर से माफ़ी मांग रही थी, लेकिन राज का दिल बहुत बड़ा था। उन्होंने मेरे लबों पर हाथ रखकर कहा, नहीं, अतीत का कुछ भी नहीं, आज हमारी ज़िंदगी की नई शुरुआत है। हम सिर्फ अपनी ज़िंदगी की शुरुआत करेंगे। जो था बस चला गया। कभी कभी इंसान अपनी ज़िंदगी में भटक जाता है, डर जाता है और सही समय पर सही फैसला नहीं कर पाता। मैंने भी ऐसा ही किया था। मैंने बहुत कुछ गलत किया जो अतीत में ही दफन हो गया, लेकिन हम इसे अपने भविष्य में नहीं लाएंगे। जो भी हुआ भूल जाओ, मैं भी भूल चुका हूँ। इसके बाद कितनी ही देर तक हम राज के साथ बैठकर बातें करते रहे। राज बाकी बहुत अच्छे इंसान है। हमारी शादी को अब 2 साल बीत चुके हैं। पति पत्नी में जो लड़ाई झगड़े होते ही रहते हैं, हमारे बीच भी छोटी मोटी नोकझोंक चलती रहती है, लेकिन आज तक राज ने कभी मुझे मेरे अतीत का ताना नहीं दिया, ना ही मेरे अतीत को मेरे सामने लाकर खड़ा किया। मैं तो सारी ज़िंदगी के लिए उनकी एहसानमंद हो चुकी हूँ। जो प्यार मुझे राज से मिला शायद ही कोई और लड़का मुझे दे पाता। रही बात अभिषेक की, तो उसी रात राज ने उसे अपने दोस्त पुलिस अधिकारी से कहकर जेल की सलाखों के अंदर डलवा दिया था,
ताकि वो फिर से किसी लड़की के साथ ऐसा ना कर सके। मेरे भाई बहुत परेशान हुए थे कि अचानक अभिषेक कहाँ गायब हो गया। वो राज ही थे जिन्होंने बताया कि उस पर कई लड़कियों के साथ वक्त बिताने और उन्हें ब्लैकमेल करने के आरोप थे और बाकायदा सबूतों के साथ उसे अंदर किया गया। जब मेरे भाई को इस बात का पता चला तो वो काफ़ी परेशान हुए थे, अंदर से काफ़ी टूट गए थे, रोए भी थे कि दोस्ती में वो अपने दोस्त की असलियत क्यों ना पहचान पाए। खैर धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो गया और मेरे दिल में मेरे पति राज की मोहब्बत बढ़ती चली गई। मैं सभी लड़कियों से यही कहना चाहूँगी कि जब भी कुछ गलत देखें या कोई आपको हरेस करने की कोशिश करे तो अपने घर वालों, माँ बाप या भाई को विश्वास में लेकर उन्हें सच समय पर बता दें, क्योंकि कभी कभी ऐसे मामलों में ज़िंदगियाँ बर्बाद हो जाती हैं। दोस्तों, आज की हमारी ये कहानी आपको कैसी लगी ज़रूर बताना। पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करना। रोज़ एक नई कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करना। मिलते हैं दोस्तों अगली किसी नई कहानी के साथ।